ओके, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है और आगे बढ़ते हैं हम लोग वेक्टर में। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत जगह पे इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स करके भी पढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ना है। आज मैंने सेटअप चेंज किया है। लास्ट वीडियोस अगर आप देखें और ये देखें तो सेटअप चेंज है। अगर आपको ये सेटअप पसंद नहीं आया तो बोलिएगा, हालांकि पसंद आना चाहिए, अच्छा सेटअप है। वो भी बहुत अच्छा सेटअप था। देखिए, बताइएगा कौन सा। मैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा सेटअप है। तो चलिए बताइएगा आप, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है, यहाँ पर आप इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मान लो एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर हो रहा था वो ऐसा हो रहा था, और इसको हम बोल रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसको हम क्या बोल रहे थे? एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। ऐसे ही ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है और ये आर वेक्टर मान लो। तो आर वेक्टर क्या बोल रहा था? कुछ ऐसा। ये आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स था। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर ये जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोल रहे हैं, ये ऑपोजिट है, लाइक उल्टा है। जो हमने किया था वहां पे एडिशन में, इसका उल्टा है। हमको एक वेक्टर दिया जाएगा, हम उसके दो कंपोनेंट लिख देंगे। ये जो ए और ये बी है, ये आर वेक्टर के कंपोनेंट्स है, वेक्टर कंपोनेंट्स है बेसिकली। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला कि हमने एडिशन पढ़ा, वैसा ही उसका ऑपोजिट। ठीक है। तो कुछ बातें बता देते हैं। अगर एडिशन है, इसका मतलब कि ये आर वेक्टर, मान लो एक कोई भी वेक्टर है, मान लो कोई भी एक वेक्टर है आपके पास ऐसा, जो कि मैं बोल रहा हूँ जिसको आर वेक्टर बोल रहा हूँ, या कोई भी वेक्टर आप बोल सकते हो। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर में ऐसा क्या हो सकता है कि पहले तो ऐसा हो एक वेक्टर और एक ऐसा वेक्टर हो, ये हो सकता है। ऐसा वेक्टर हो, ठीक है, और ऐसा वेक्टर हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ऐसा वेक्टर हो, यहाँ पे एक, और कुछ ऐसा वेक्टर हो, ये भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज वेक्टर्स है, जिनको आप ऐड करके, इनफाइनाइट वेक्टर्स आपके पास है जिनको आप ऐड करके आर बना सकते हैं। इवन 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 मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लो आपके पास और बहुत ज़्यादा वेक्टर्स आपके पास आ जाए तो पॉलीगन लॉ बोलेंगे, पॉलीगन लॉ बोलेंगे। पॉलीगन लॉ बोल के हम क्या बोल रहे थे? ये वाला रिजल्टेंट बोल रहे थे। मिला देते हैं सब कुछ, हाँ हाँ, ठीक है। ये भी कंपोनेंट्स है, सिर्फ दो वेक्टर की बात नहीं, ये भी कंपोनेंट। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके वेक्टर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेक्टर्स, डिफरेंट वेक्टर्स हो सकते हैं, जिनको ऐड करके आपका आर बने, जिनको ऐड करके आपका आर बने। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि, हाँ, इसका मतलब क्या है कि आपका जो आर बनने के लिए जो जो आपके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये आर वेक्टर इसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ठीक है। पर अपने सिलेबस में जो कंपोनेंट है उसको बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा रेक्टेंगुलर स्पेलिंग गलत है, आई नो। ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसको बोलेंगे? अगर दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं? मान लो, आपको समझ में आ गया होगा, पर ऐसे एक वेक्टर है, अरे अरे क्या ड्राइंग है ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर है ऐसा, जुड़ के कुछ बन रहा है ऐसा, और ये जो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये रेक्टेंगुलर
कंपोनेंट है, अपने सिलेबस में इतना है, अपने सिलेबस में जो है वो पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो हमने देखा। ठीक है, अब जब हमने देखा था कि एक वेक्टर के इन्फाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन जब आपने देखा मतलब इन्फाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन जब आपने देखा, जब आपने एक कंपोनेंट फिक्स कर दिया, एक कंपोनेंट फिक्स कर दिया, तो तो अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी इन्फाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी इन्फाइनाइट हो सकता है, 90 डिग्री एंगल हो वो भी इन्फाइनाइट हो सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। सेम वेक्टर को मैं कहीं और शिफ्ट करके दिखाता हूँ। सेम वेक्टर को मैं कहीं और शिफ्ट करके अगर दिखाऊँ तो मान लो कुछ ऐसा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ड्राइंग मेरे से क्या ही बनता है यार। ऐसा है, ये भी तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ये भी तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है यहाँ पे जो दिख रहा है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी है। पर अगर हम एक चीज को मतलब एक वेक्टर को फिक्स कर दे, एक वेक्टर को फिक्स कर दे मतलब मान लो ये ए वेक्टर है, इसको हमने फिक्स कर दिया, तो दूसरा जो वेक्टर होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए वो फिक्स हो जाएगा। एक फिक्स हो जाएगा तो और दूसरा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक अगर आपने फिक्स कर दिया तो दूसरा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सब बातें हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर का बोला कि मतलब ऑपोजिट होता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपने सिलेबस में है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं, और वही है, एक को फिक्स कर दोगे तो और दूसरा वाला एक्सिस जो है वो फिक्स हो जाता है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, और एक अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बना लेते हैं एक्सिस, एक आपका एक्सिस, एक वाई एक्सिस बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक आप वेक्टर ले लेते हैं हम। ठीक है, अगेन अगर मैं उसको आर वेक्टर बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ, कुछ भी वेक्टर बोलना चाहता हूँ, मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी बोल दूँ। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसका अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करूँ, ये थीटा एंगल अगर इसके साथ है, अगर इसको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करूँ तो क्या होगा। अगर मैं पहला वाला जो चीज़ है, जो पहला वाला वेक्टर उसको फिक्स कर दूँ, पहला वाला वेक्टर मान लो इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ है ये वाला। तो जो दूसरा वाला वेक्टर है वो मैंने बोला था ये पहला वाला फिक्स कर दो, दूसरा वाला ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता, तो पहला वाला फिक्स कर दिया मैंने, तो दूसरा वाला फिक्स होना चाहिए। दूसरा वाला फिक्स हो गया। दूसरा वाला कौन सा होगा, दूसरा वाला पहला अगर ये है, दूसरा वाला कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर होगा। ठीक है, या तो हम या ये निकाल दे, या तो हम यहाँ से कुछ ये निकाल दे, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग क्या है, अलाउड है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमको दो चीज़ें निकालनी है, क्या क्या निकालनी है, इसको हम मिटा देता हूँ। हाँ, दो चीज़ें निकालनी, एक हमको ये निकालना है, ये वाला वेक्टर निकालना है। वेक्टर में अगेन दो चीज़ें चाहिए होगी, एक है आपका मैग्नीट्यूड, एक है आपका डायरेक्शन। ठीक है, दोनों बताएंगे आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ आर एक्स, और इसको मैं बोलता हूँ आर वाई। ठीक है, आर एक्स बोलता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ आर वाई। तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, चलो बताते हैं। तो आपको पता होगा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इतना तो पता है ना। ठीक है, चलो इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से बात करते हैं। अगर ये आर एक्स है, ठीक है, अगर ये आर एक्स है, तो आर एक्स का वैल्यू क्या होगा, आर एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब सॉरी कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं पहले, साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या आर वाई है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम है ना। हाँ, तो यानी कि आर वाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर वाई
डिवाइडेड बाई जो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आर। मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, आर का जो ये, ठीक है ना, हाँ। तो आर हो जाएगा, यानी कि जो आर वाई है वो हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कॉस थीटा निकालूं, वैसे ही अगर मैं एक्चुअली सीरी ऑन हो गया था, हाँ ठीक है। वैसे अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो आर एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर। ठीक है, यानी कि आर एक्स का वैल्यू हो जाएगा क्या, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो क्या क्या मिला, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा मिला है। इसका मतलब नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, ऐसा कुछ था, अपने पास एक वेक्टर था, इसका जो x कंपोनेंट दैट इज आर एक्स जो हमें मिला वो मिला आर ऑफ कॉस थीटा, अगर ये चीज़ को थीटा माने तो। ठीक है, वैसे ही इसका जो y कंपोनेंट दैट इज आर वाई ये मिला आर ऑफ साइन थीटा, अगर हमने थीटा को ये माना है तो। ठीक है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब ये मत याद कर लेना कि एक्स एक्सिस के वहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा आर साइन, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं थीटा चेंज कर दूँ गेम ही अलग है ना, थीटा चेंज कर दो गेम ही अलग है। तो बेसिकली क्या है, इस चीज़ को जो आर एक्स के अलोंग है इसको बोला जाता है कॉम्पोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे ही इसको क्या बोला जाता है, कॉम्पोनेंट अलोंग बोलो बाई एक्सिस। और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ऑफ कोर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता, क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा अलग जगह पे कहीं पे लगा देता, चलो अलग स्क्रीन पे बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, तो अगर ऐसा है, सॉरी, अगर ऐसा है, यहाँ पे आर वेक्टर ये है आर कॉस थीटा अगर ये थीटा है तो, और ये आर साइन थीटा अगर ये थीटा है, मतलब ये और चीज़ थीटा है तो अगर क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो आर वेक्टर है वो आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर है, बोल नहीं सकता क्या? ठीक है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब सुनो, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि आर कॉस थीटा, ठीक है, अच्छा आर से अब आर वाई आर एक्स को वेक्टर अगर मैं बोलूँ, आर एक्स को अगर मैं वेक्टर बोलूँ, आर एक्स को अगर मैं वेक्टर बोल तो उसके लिए मुझे डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर एक चाहिए। अब मैं सोचो, मैंने तुमको बताया था एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के यूनिट मतलब अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या क्या होता था, आई कैप, जे कैप और के कैप होता था। आई कैप किसके अलॉन्ग होता था, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई कैप प्लस आर साइन थीटा, साथ में मैं लिख दूंगा जे कैप। ये इस तरीके से भी हम इस आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया अभी तक मैंने क्या क्या बोला? अच्छा, और एक चीज़, ये जो हमने बोला ये हमने एनालाइज करी 2D में। कहाँ पे हमने एनालाइज करी, हमने ये एनालाइज करी 2D में। हालांकि यूजेस ज़्यादा 2D में ही होगा आपके सिलेबस में। ठीक है, 3D, लेकिन 3D पढ़ेंगे, 3D के वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। 3D बिल्कुल पढ़ेंगे, उससे पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए बेसिकली कैसे क्या करना है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बोलो कंपोनेंट्स बताओ,
कंपोनेंट बताओ, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बताओ 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 बताओ, वी एक्स बताओ, वी वाई बताओ बताओ। तो वी एक्स क्या होगा, अच्छा थीटा, थीटा इक्वल टू, थीटा बोला ही नहीं, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ थीटा 37 डिग्री मान रहा हूँ। तो वी एक्स वी वाई बताओ। तो वी एक्स हो जाएगा आपका वी दैट इज 10, वी दैट इज 10 कॉस थीटा, कॉस थीटा, वी दैट इज 10 कॉस थीटा, तो 10 कॉस थीटा कॉस 37, बताओ कितना होना चाहिए, 4/5 होगा या तो 4 बाई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, या तो 4/5 होगा या तो 3/5 होगा। तो इसमें से कौन सा होगा, 4/5 होगा। करके देख लो, लास्ट वीडियो याद करो, लास्ट वीडियो में पढ़ाया मैंने। आपका कितना, ये कितना होगा, 2, 8, 8 हो गया, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही वी वाई बताओ, वी वाई हो जाएगा 10 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 3/5 हो जाएगा। अगेन लास्ट वीडियो आप देख सकते हो यहाँ पे जाके, 6 मीटर पर सेकेंड, मैंने इसके बारे में बताया था लास्ट में, है ना। फिर भी अगर आपको डाउट है बता देता हूँ, साइन 37 डिग्री कितना होता है, कॉस 37 डिग्री कितना होता है, साइन होता है 3/5, कॉस होता है 4/5, ठीक है। अगेन मैंने ये सब बोला था लास्ट वीडियो में, जाके देख सकते हो, ठीक है। समझ में आपको सबसे बेस्ट तभी आएगा जब आप सारे वीडियोस को फॉलो करते हो, ठीक है। मैंने देखा है बहुत लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, बहुत लोग मतलब ज़्यादातर लोग ही वीडियोस नहीं देख रहे हैं, कोई भी ऐसा बंदा मेरे को दिख ही नहीं रहा है जो कंप्लीट वीडियो देखे। कंप्लीट वीडियो देखो यार, कंप्लीट वीडियो देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। कंटेंट आपको फुल दिया जा रहा है, आपको वीडियो देखना है, ज़रूर से वीडियो देखिए, ठीक है। कंटेंट का यूज़ कीजिए, ठीक है। आज हम सवाल भी करेंगे, बहुत सारे सवाल भी करिएगा। चलिए, तो ये है, समझ में आया। अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे, अच्छा सुनो, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो एक वी वाई और वी एक्स मिला, तो क्या मिला मुझे, ये हटा देता हूँ, मुझे वी एक्स क्या मिला, मुझे वी एक्स मिला है 8 मीटर पर सेकेंड। मुझे वी वाई क्या मिला, मुझे मिला है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या मैं वी वेक्टर को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 i कैप प्लस 6 j कैप लिख सकता हूँ क्या, तो आंसर है बिल्कुल लिख सकता हूँ। वेक्टर पहले कैसे रिप्रेजेंटेड था, वेक्टर पहले कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड था, इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि वेक्टर एक है 10, इसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस से थीटा 37, एक्स एक्सिस से 37 डिग्री है टूवर्ड्स कितना, वाई, वाई के तरफ, वाई के तरफ एक्स एक्सिस से 37 डिग्री है, पॉजिटिव वाई लिख बोलना है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पॉजिटिव वाई की तरफ, ऐसा ऐसे तुम बोल सकते हो। और ऐसा था, ऐसे बोलना था, लेकिन इस वेक्टर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे, ये भी रिप्रेजेंटेशन एक तरीका है, ठीक है। इसी में, इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस को चेंज कर दूं, एक्स और वाई एक्सिस को, एक्स और वाई एक्सिस को मैं चेंज कर दूं, एक्स एक्सिस को बोल दूं मैं, एक्स एक्सिस को बोल दूं मैं वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को बोल दूं मैं जेड एक्सिस, तो क्या होगा, तो सिंपली ये जो है इस आंसर में जो आई के जगह पे है, क्योंकि तब जो एक्स वाई के जगह ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाई, ये हो जाएगा ये जेड हो जाएगा, ठीक है। ये वाई हो जाएगा ये जेड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका वाई, ये सॉरी ये हो जाएगा आपका जेड, ये हो जाएगा आपका वाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जे कैप, और आपका जो जेड के अलॉन्ग क्या था के कैप, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका के कैप। समझ में आया, समझ में आया। तो 2D में कुछ इस तरीके से, और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट ले रहे हैं ऐसा नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट ले रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए एक इंक्लाइन प्लेन का सवाल ले लेते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है सॉरी। तो यहाँ पे एक मास मान रहा हूँ जिसका मास mg है, यहाँ पे एक बॉडी मान रहा हूँ जिसका मास क्या है, mg है, mg नीचे की तरफ है। चलो इसको एनालाइज करके मेरे को बताना है, ये थीटा है, बताना है कि जो है क्या बोल बताना था, कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन प्लेन, एक तो इंक्लाइन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इसका कंपोनेंट तुमको बताना है, बताओ।
बता पाओगे? चलिए, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये वाला 90 डिग्री तो है ही, ये वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये वाला चीज़ हो जाएगा थीटा, और ये वाला चीज़ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब इसके इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा और इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा, तो ये जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा उसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो मैं लिख सकता हूँ एम जी कितना, कॉस थीटा, सॉरी 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 सॉरी, एम जी साइन थीटा। और इस वाले कंपोनेंट को, क्योंकि ये थीटा इस तरफ है, तो मैं लिख सकता हूँ एम जी, क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। इज इट क्लियर? थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका एम जी था, एम जी का एम जी कॉस थीटा, एम जी, इसका मतलब सिर्फ एक्स वाई प्लेन ही नहीं बल्कि कहीं पे भी, मतलब सिर्फ एक्स वाई इसमें एक्सिस में ही नहीं बल्कि कहीं पे भी आप जो कंपोनेंट्स है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे 3D कंपोनेंट के बारे में। 3D कंपोनेंट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। क्या कंपोनेंट, मतलब 3D में कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, 3D में कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ेंगे, 3D में कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम्स ड्रॉ करने में मेरे को पता नहीं क्या ही टाइम लग जाए, बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, बट ठीक है, वो बॉक्स वाला डायग्राम मैं नहीं ड्रॉ कर रहा। ठीक है, दिख नहीं रहा ना, चेंज कर, सॉरी 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 सॉरी। एक वेक्टर है आपके पास ऐसा कुछ, कहीं पे ऐसा कुछ, चलो यार छोड़ो, डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। आई डोंट नो कैसा मैं ड्रॉ करूँगा, बट ट्राई कर रहा हूँ अच्छा ड्रॉ करने का। मेरा डायग्राम भाई बहुत ख़राब है। हाँ, चलो बन गया बन गया बन गया। एक वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ वेक्टर है, ठीक है, ऐसा कुछ वेक्टर है। वो ये जो वेक्टर है, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, ये जो वेक्टर है जिसको मैं अगेन आर बोल रहा हूँ, अगेन मैं आर वेक्टर बोल रहा हूँ, तो ये जो वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा मान लेते हैं, वाई एक्सिस के साथ एंगल हम लोग बीटा मान लेते हैं, और जेड एक्सिस के साथ एंगल हम लोग इसको गामा मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आया, इतना समझ में आया? क्या क्या बोला मैंने कि एक वेक्टर है 3D में, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा। ठीक है, अच्छा अच्छा, और एक चीज़ बता देता हूँ पहले, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, पता नहीं क्या क्या भूल जाता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे मैं बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे जो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो ये वाली चीज़ थी, यहाँ ये वाली चीज़ थी, तो जो आर है, जैसे मान लो आर को मैं ये वाला ऐसा था ना, यहाँ पे जो आर है, आर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो रूट ओवर में आर एक्स का स्क्वायर और आर वाई का स्क्वायर कर दूंगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बाद में भी यूज़ होगा, 3D में भी मैं इसको बोलूँगा। अच्छा कैसे आता है? अरे कैसे आता है, तो ये पाइथागोरस यूज़ कर लो, तुम खुद यूज़ कर लो, ये वाला तो चीज़ तुम खुद कर लो, पाइथागोरस यूज़ कर लो तुम, में कुछ समझ में आ जाएगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, और आर इक्वल टू उसका रूट ओवर, तो उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज़ करके इसको हम कर सकते हैं। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वेक्टर है, मतलब एक वेक्टर है 3D प्लेन में आपके पास इस तरीके से है, मतलब 3D में आपके पास इस तरीके से है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या क्या है बताता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो याद रखना है वो मैं बताता हूँ। अल्फा बीटा गामा समझ में आ गया क्या क्या है? लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ।
अल्फा है एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आपके पास एक्स एक्सिस। वैसे ही बीटा और गामा है, आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या है खुद लिख लीजिएगा कि एंगल बिटवीन बीटा जो है वो, अरे यार जगह नहीं रहता यार यहाँ पे, है ना, कम जगह है ना, सॉरी। एंगल बिटवीन आर एन एक्स एक्सिस है, ऐसे ही एंगल बिटवीन आर एन वाई एक्सिस, ऐसे ही एंगल बिटवीन आर एन आपका जेड एक्सिस, जो गामा है आपका, गामा, ठीक है। यार ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पता है आपको, आप लिख लीजिएगा, आपके नोट्स में होने चाहिए ये सब, ठीक है, आपके नोट्स में ये सब होने चाहिए, आपके नोट्स में ये सब होने चाहिए। अच्छा, तो आपको दिख रहा है, जैसा मैंने लास्ट में बताया उसके हिसाब से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि ये आपका आर का क्या है बताओ, आर का आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, ये है, मतलब जो लास्ट में मैंने बताया उसी का कंटिन्यूशन है। आर समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये जो कॉस अल्फा है और जो कॉस बीटा है और जो कॉस गामा है, इनको बोलते हैं, सॉरी ये कॉस गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, बस नाम याद रखना। कॉस अल्फा की बात करूँ, कॉस अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ, कॉस अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ, बोलो कॉस अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉस बीटा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही कॉस गामा कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, अल्फा निकाल देता हूँ, बाकी कॉस बीटा गामा तुम खुद निकाल लेना, ठीक है, ठीक है। तो कॉस आपका क्या है, अल्फा, कॉस अल्फा निकालने के लिए कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो बेस है वो आपका है आर एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है आपका आर, आर का मैग्नीट्यूड आर, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने बताया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। वैसे ही कॉस बीटा भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो आर वाई और नीचे ये सेम चीज़, नीचे ये सेम चीज़, यहाँ पे ये सेम चीज़, ठीक है। वैसे ही कॉस गामा भी है। तो इसके ऊपर मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस गामा, सो ये क्या बोल रहा हूँ, कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस गामा स्क्वायर, अगर मैं लिखूँ कॉस गामा, यार बार बार अलग अलग तरीके से क्यों लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1, करके देखना एक बार, कॉस अल्फा निकालना सिखा दिया, कॉस बीटा निकालना सिखा दिया, गामा निकालना सिखा दिया, आप एक बार ये करके देखिएगा कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, अभी भी बताता हूँ, आर का जो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर एक्स का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर और आर जेड का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, इतना क्लियर हो गया क्या, इतना क्लियर हो गया क्या। वैसे ही आपको यूनिट वेक्टर का याद दिला देता हूँ, यूनिट वेक्टर का याद दिला देता हूँ। मान लो ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर क्या होता था, वेक्टर मतलब ए वेक्टर क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड होता था और उसका यूनिट वेक्टर के साथ एडिशन, यानी कि यूनिट वेक्टर होता था ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए, ये वाला चीज़। इसका मतलब अगर मैं आर का लिखूँ, आर के लिए लिखूँ तो क्या मैं लिखूँगा, आर वेक्टर क्या था, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जे
जेड के कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैं क्या लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इनके ऊपर सवाल करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इनके ऊपर सवाल करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, मैं कुछ छोटा हूँ क्या, मैंने छोड़ा है क्या मैंने कुछ, आई डोंट थिंक मैंने कुछ छोड़ा होगा। चलिए एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, याद ये मतलब ध्यान रखने लायक चीज़ ये है, ध्यान रखने लायक चीज़ ये है, ध्यान रखने लायक चीज़ कॉज वगैरह है, ध्यान रखने लायक चीज़ ये है, बल्कि ये बहुत फिजिक्स में यूज़ नहीं होगा पर याद रख लो, ये वाली चीज़ ध्यान रखने लायक है। और यूनिट वेक्टर वाला चीज़ याद रखने लायक है, भर भर के सवाल करेंगे, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे और एक सवाल लेंगे और एक सवाल लेके बहुत कुछ करेंगे। चलिए देखते हैं, एक मैं कोई भी एक वेक्टर ले लेता हूँ, 2i कैप 3j कैप -4 के कैप मान लेता है, ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है। तो पहला तुम निकालो इसका मैग्नीट्यूड, निकालो मैग्नीट्यूड, निकालता हूँ। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या बोलूँगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या बोलूँगा, रूट ओवर में 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। अच्छा, फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि तब आपका सब फॉर्मूला रिवाइज भी हो जाए। तो ए एक्स स्क्वायर होगा प्लस ए वाई स्क्वायर होगा प्लस ए जेड स्क्वायर होगा, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है, जो भी होता है आप कर लीजिएगा, इतना कैलकुलेशन मैं करूँगा नहीं, ठीक है। चलो, दूसरी चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर के लिए मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर के लिए मैंने बोला कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या है, जो भी वेक्टर है, वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर, वेक्टर निकाल लो, वेक्टर निकालो नहीं, वेक्टर यहाँ पे लिख दो, कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप -4 के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका, चलो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 4 है 9, यानी 13 प्लस कितना 16, 13 प्लस आएगा आपका 16, 9 29, 29 है ना, 13 प्लस 29, तो रूट ओवर आपका लिखना है 29, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 29 आई कैप प्लस 3 डिवाइडेड बाई 29 जे कैप -4 डिवाइडेड बाई 29 रूट ओवर 29 के कैप। ये है आपका यूनिट वेक्टर। तीसरा क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पूछता हूँ। तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, कंपोनेंट अलोंग x y and z एक्सेस, कंपोनेंट अलोंग x एक्सेस y एक्सेस एंड z एक्सेस, क्या होगा बताओ, तुम बताओ क्या होगा, कंपोनेंट अलोंग x y एक्सेस z एक्सेस क्या होगा बताओ। ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 2 है कंपोनेंट एक्सिस है, 2 है, ये 3 है, सॉरी ये वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस है, और ये जो -4 है, 4 नहीं है, -4 है, ये है कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और पूछेंगे इसके ऊपर, डायरेक्शन को साइन बताओ, बेसिकली क्या करना है आपको डायरेक्शन को साइंस के लिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा करना है, ठीक, कॉस बीटा कॉस गामा करना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा फॉर्मूला लिख दिया है, आप पुट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही फिर बताता हूँ, ठीक है, बार बार सीरी क्यों ऑन हो जाता है। फाइंड एंगल बिटवीन पहला क्वेश्चन, ए एंड एक्स एक्सिस मतलब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है, क्या बोल रहा हूँ, ए एंड वाई एक्सिस करने का तरीका बताऊंगा, सॉल्व आपको खुद करना है, ए एंड जेड एक्सिस, तरीका क्या करने का चलो बताता हूँ। क्या तरीका है,
कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाला, मान लो कॉस अल्फा का वैल्यू कुछ एक आ गया, मान लो कॉस अल्फा का वैल्यू कुछ एक एक्स आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो अल्फा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, यही निकालना है। निकाल के बताइएगा आप, ठीक है, निकाल के आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए कमेंट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब था जो था, अभी हम सवाल करेंगे, उसके बाद हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सब। और अभी हम लोग सवाल करते हैं। चलो, मतलब सवाल मैं इंपोर्ट करता हूँ इसमें पीपीटी में, मतलब जो आपका ये है इसमें इंपोर्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं जो है कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ओके, सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, बताओ, याद करो क्या फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला ये बताया है कि मान लो अगर एक वेक्टर कुछ इस तरीके से है कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो ऐसा कोई वेक्टर है, तो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ रूट ओवर में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें सिर्फ आई कैप दिख रहा है, इसमें सिर्फ आई कैप दिख रहा है। मतलब क्या है, अगर इस एक्सप्रेशन के हिसाब से देखें, ठीक है, देखो पहले तो आप ये चीज़ याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी वेक्टर है, ठीक है, उसको हम इस मतलब ये आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। अब क्या आई कैप, सिर्फ आई कैप अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका जे कैप के सामने वाला चीज़ जीरो है, के कैप के सामने वाला चीज़ जीरो है, यानी कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है उसका जो वैल्यू है वो जीरो है। समझ में आया। और जो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसका जो वैल्यू वो क्या है, वन है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अगर वन है तो आप इसमें देखिए, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो आई कैप यहाँ पे दिया है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बताओ, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर मान लो इसको भी मैं ए वेक्टर, सबको मैं ए वेक्टर ही मान के चल रहा हूँ, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट ओवर में वन का स्क्वायर, यानी कि, ठीक है, ठीक है, ये होगा। इसके बाद जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर है, पर ये सब तो जीरो हो जाएगा, इसको इनको हटा दो, तो वन का स्क्वायर यानी कि वन, ठीक है क्या, ठीक है क्या, पहले वाले का आंसर है वन। वैसे ही दूसरे वाले का बात करें, दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में आपको जो है आई कैप और जे कैप दिया हुआ है, तो यानी कि रूट ओवर में क्या हो जाएगा, रूट ओवर में क्या, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वन प्लस वन दैट इज टू, यानी कि रूट टू, ये क्या हो जाएगा, रूट टू, ठीक है। ये दूसरा वाले का क्या हो जाएगा, रूट टू, पहले वाले का कर लिया, दूसरे वाले का कर लिया, इसका उस हिसाब से कितना होना चाहिए, रूट थ्री, करके देखिएगा। चौथे वाले का क्या होना चाहिए, इसमें देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो क्या हुआ, नेगेटिव है तो क्या हुआ, वन स्क्वायर प्लस नेगेटिव वन स्क्वायर प्लस नेगेटिव वन स्क्वायर, अगेन रूट थ्री ही आएगा ना, नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो, इसमें देखो, अगेन क्या करना है आपको, रूट ओवर में जाके टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर कर लीजिएगा, जो सब आंसर आता है वो आप देख लीजिएगा। ये जो एफ नंबर क्वेश्चन है विच इज़ थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, ये क्वेश्चन लेने का कारण ये है क्योंकि देखिए इसका करके देखिए, इसका करके देखिए, अगर ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आना चाहिए, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि 5। तो ये थ्री आई कैप फोर जे कैप अगर तुमको कहीं पे दिखे, या फिर थ्री आई कैप, सुनो, या फिर तुम्हारा थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप दिखे, या फिर माइनस थ्री आई कैप माइनस फोर आई, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी दिखे, थ्री फोर दिखे, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। एक पेज ऐड कर लेते हैं, हाँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हाँ चलिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो गया, ये वाला देखिए। अच्छा, ये सब बाकी जो यहाँ पे है वो सब मैं आपको, ये वाला जी आई और आपका के, ये आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। ये वाला, सॉरी, तो जो आपका जी आई और जो के नंबर है
ये सब आपको करना है, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप में भेजना है, ठीक है। चलिए चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए। लेकिन ये जो कौन सा वाला क्वेश्चन, अब देखिए एच वाला और जो जे वाला क्वेश्चन है वो आपको मैं कराऊंगा। क्यों? रीज़न है। चलिए एच में क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्या गिवन है। एच में क्या, 7i माइनस 24 जे कैप। चलिए 7i माइनस 24 जे कैप। तो चलिए रूट ओवर में क्या होना चाहिए, 7 स्क्वायर प्लस 24 माइनस 24 का स्क्वायर, और बता दूं आपको ये बनेगा 625, यानी कि ये बनेगा 25, यानी कि 7 प्लस 7 और 24 कहीं पे भी दिखे, चाहे प्लस में दिखे माइनस में दिखे, कैसे भी दिखे, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुमको दिखे ऐसा कुछ तो तुम सीधा 25 लिख सकते हो। 7 और 24 का होता है 25, 2 3 और 4 का हो जाएगा 5, है ना। वैसे ही और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक पेज में ले लेते हैं आपका जे में क्या है, जे में क्या है 5i कैप माइनस 12 जे कैप। तो क्या करेंगे, रूट ओवर में 5 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 169, ठीक है। ये हो जाएगा 25, और ये होता है आपका, सॉरी 125 क्यों लिखा हूँ, 25, और ये होता है 220, 12 का स्क्वायर कितना, 144, सॉरी 144, तो सब मिला के 169, और 169 था 13 का। यानी कि 5 और 12 वाला चीज़ दिखे, 5 और 12 वाला चीज़ दिखे, तो आपको क्या करना है, बताओ, 13 लिखना है। 7 और 24 वाला दिखे 25 लिखना है, 3 और 4 वाला दिखे 5 लिखना है, ठीक है। और बाकी जो है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और सारे आपको प्रैक्टिस करना है। और एक तरीका बताता हूँ, और एक क्या तरीका है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, -5i माइनस 5 जे कैप और के कैप है। तो अगर इसको मैं मिटा दूँ, सिर्फ जे कैप और के कैप मिले तो क्या होगा, सिर्फ जे कैप और के कैप आए तो क्या होगा, तो भी सेम ही तरीका है, तो भी इन दोनों को स्क्वायर ही करना है। ये 5 को और 1 को, मतलब -5 को और -1 को स्क्वायर ही करना है। समझ में आ गया क्या? चलिए, तो हमने मैग्नीट्यूड कुछ क्वेश्चंस के निकाल लिए, आगे बढ़ते हैं। अभी हम यूनिट वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यूनिट वेक्टर क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। पहला दूसरा, देखिए यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। अगेन मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा और आपको बाकी करने हैं। सी वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। अच्छा, मैं बार बार जो बोलता हूँ कि मैं खुद करिएगा, इसका रीज़न क्या है? देखो, एग्जाम मुझे नहीं देना, एग्जाम तुमको देना है, ठीक है, एग्जाम तुमको देना है। मैंने एग्जाम दे दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं कॉलेज में आ गया, पर एग्जाम बेसिकली तुमको देना है, प्रैक्टिस तुमको करना है भाई, समझ रहे हो। तो वही है, तो ए वेक्टर है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ए वेक्टर है कुछ आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप। इसका क्या चाहिए बताओ, यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए बताओ, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ पहले, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ रूट ओवर में 3, ठीक है, -1 स्क्वायर अगेन सेम चीज़ है, ठीक है। चलिए, रूट ओवर में 3, तो मैं एक ए कैप क्या लिखूंगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई रूट ओवर में 3, दैट मीन्स 1 बाई रूट 3 आई कैप माइनस 1 बाई रूट 3 जे कैप प्लस में 1 बाई रूट 3 के कैप, ठीक है। कुछ ये आपका आंसर है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आपका क्या होमवर्क, ये सब क्या आपका होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे मैं और एक चीज़ सिखाऊंगा, क्या चीज़ सिखाऊंगा, ए प्लस बी कैसे करेंगे, ए माइनस बी कैसे करेंगे अगर कोई दो वेक्टर आपको गिवन हो तो, ठीक है। लेकिन उसके साथ मैंने इंटीग्रेट कर दिया यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये ए प्लस बी, बी ए माइनस बी। चलिए बात कर लेते हैं। पहला, ए प्लस बी कैसे करेंगे, तो ए प्लस बी करने के लिए सिंपल है, पहले ए वेक्टर आपके पास होना चाहिए। आपके पास ए वेक्टर है कुछ, आप देखिए, आपके पास बी वेक्टर होना चाहिए, आपके पास बी वेक्टर भी है, हाँ ठीक है।
चलो, तो a प्लस बी, क्या करना है आपको, a प्लस बी। तो अगर a प्लस बी करूँगा तो क्या बेसिकली क्या करना है, ये वाला जो है इसके साथ ऐड करो, ये वाला जो है इसके, मतलब बेसिकली x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ, z कंपोनेंट को z कंपोनेंट के साथ ऐड करना है। ठीक है, इस वाले सवाल में कैसे होगा, इस वाले सवाल में कैसे होगा, 2 + 3 दैट इज 5 आई कैप। ठीक है, प्लस प्लस या माइनस वो बाद में डिसाइड करते हैं। बेसिकली -4 + 5 करना है, -4 + 5 करना है, कितना आएगा, +1, तो प्लस जे कैप। ठीक है, उसके बाद आपका 5 और 7 को ऐड करना है, 5 और 7 को ऐड करना है। चलिए, ऐसा कुछ है, a प्लस बी मिल चुका है। अब a प्लस बी मिल चुका है तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 12 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम मैग्नीट्यूड अगर निकाल दिए, सब कुछ अगर हमने निकाल दिया, तो हम इस कंप्लीट वेक्टर का, मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इस कंप्लीट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल नहीं सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इस वेक्टर को आप कुछ नया वेक्टर नाम दे दो जो कि x वेक्टर है, और उस x वेक्टर का मुझे कैप निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, इस ये x वेक्टर निकालूंगा और x वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल दूँ, मतलब लिख दूंगा। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जिसमें मैं आप ये निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, कैलकुलेशन भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपका a माइनस बी, चलिए a माइनस बी कैसे करेंगे, चलिए a माइनस बी कैसे करेंगे, a माइनस बी कैसे करेंगे। तो a माइनस बी करने के लिए सेम चीज़ है, बस जो आपका x कंपोनेंट है, जो आपका y कंपोनेंट है, जो आपका z कंपोनेंट है, उनको मतलब माइनस कर दो, मतलब 2 - 3 कर लो, 2 - 3 मतलब -1, यानी कि माइनस आई कैप। उसके बाद 4 - 5 कर लो, 4 - 5 कर लो, मतलब सॉरी -4 - 5 कर लो, तो हो गया -9। उसके बाद देखो 5 - 7 कर लो, 5 - 7 कर लो, 5 - 7 मतलब 2 -2। ठीक है, तो आपको a माइनस बी मिल चुका है। अगर a माइनस बी मिल चुका है, a माइनस बी मिल चुका है, a माइनस बी मिल चुका है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। उसके बाद इसको अगर मैं, इस वेक्टर को अगर मैं एक नया वेक्टर मान लूँ, x वेक्टर, तो x कैप भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो कि हमको निकालना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, सॉल्व आपको खुद करना है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, ओके, ठीक है। तो क्या है, if the sum of two unit vector is a unit vector then find the magnitude of their difference। ठीक है, चलिए, magnitude of their difference, sum of two unit vector is a unit vector, मतलब क्या बोला जा रहा है, मान लो a वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, और b वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, जिनको ऐड करके जो c वेक्टर आया वो भी आपका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, चलो, तो देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, मतलब क्या है, मतलब डिफरेंस मतलब a माइनस बी निकालना है, बेसिकली ये निकालना है। बोला है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या बोला था, फॉर्मूला हम क्या बोल रहे थे, a प्लस बी का फॉर्मूला हम क्या बोल रहे थे, a प्लस बी को हम r बोल रहे थे, और r को हम क्या बोल रहे थे, फॉर्मूला क्या बोल रहे थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मैंने आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर लीजिए, इस c को मैं r ही मान लेता हूँ, r कैप मान लेता हूँ। तो जो r का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, जो r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, r का मैग्नीट्यूड शुड बी, ये वेक्टर मैंने क्यों लिखा है, सॉरी, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब सुनो,
तो जो ए है, सॉरी जो आर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिट वेक्टर है ना ये, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 रूट ओवर में। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। बी का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। 2 1 इंटू 1 1 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा 1 इक्वल टू रूट ओवर में बताओ 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर करना, दोनों तरफ स्क्वायर करना, तो क्या आ जाएगा? कुछ ये आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि -1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ थीटा, यानी कि जो कॉस ऑफ थीटा है, यानी कि कॉस ऑफ थीटा है दैट इज़ 1/2, यानी कि जो कॉस ऑफ थीटा है -1/2 कब आता है? 120 डिग्री पे, कॉस 120 डिग्री पे। थीटा जो है वो कहीं ना कहीं क्या है बताओ? 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री है, ठीक है। अब थीटा मुझे मिल चुका है, अब मुझे एडिशन मैंने कर लिया, एडिशन का यूज़ करके मुझे थीटा मिला, अब मुझे क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। चलो नए पेज पे सब क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। तो मुझे क्या करना है? ए वेक्टर सॉरी ए कैप माइनस बी कैप निकालना है, मतलब इसका बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका क्या निकालना है मुझे? मैग्नीट्यूड। इसका मुझे क्या निकालना है बताओ? मैग्नीट्यूड। तो ए फॉर्मूला क्या होता था? ए माइनस बी को क्या मानता हूँ? चलो आर डैश मानता हूँ। तो आर डैश का क्या फॉर्मूला होता था? उसी फॉर्मूले मैंने बहुत बताया था कि उसी फॉर्मूले में बी के जगह पे माइनस बी लिख देना है। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा -2ab cos थीटा हो जाता था, ठीक है, -2ab cos थीटा हो जाता था। अगेन मुझे क्या निकालना है? आर डैश निकालना है, ठीक है। चलिए आर डैश निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा? ए का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2 बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर 2 इंटू ए कॉस कितना? कॉस थीटा का वैल्यू क्या था? कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 था, कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 था, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और यहाँ पे ऐड कर देता है ताकि -1/2 हो जाए। यानी कि जो आर डैश है, ठीक है, जो आर डैश वो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं 2 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1। यानी कि जो आर डैश है वो कहीं ना कहीं रूट ओवर में कितना हो गया? रूट ओवर में 3 हो गया। और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? आंसर है। ये आपका क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? आपका ये आंसर है। बेसिकली क्या दिया था? ए प्लस बी दिया था, मतलब ए कैप प्लस बी कैप का वैल्यू दिया था, लेकिन हमको पूछा था ए कैप माइनस बी कैप पूछा था, ठीक है क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन ए वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है बताओ? 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप। बोला है ये क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर क्या वेक्टर है बताओ? ए वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना है बताओ? 1। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, रूट ओवर में 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1। यानी कि स्क्वायर उठ सकता है क्योंकि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर उठ सकता है। तो 0.3 का आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 0.4 का आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर, ठीक है क्या? 0. ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये वाला चीज़ हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0.16 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा सी स्क्वायर, ये प्लस क्यों लिखा है आई डोंट नो, ये हो जाएगा इक्वल टू, एक सेकेंड ना, ओके हाँ ठीक है, काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो सी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इन दोनों को इस साइड लाओ, 1 से ये करो, हो जाएगा आपका आंसर, बन जाएगा आपका, ठीक है, फिर भी अगर आपको यार ठीक है मतलब
0.16 प्लस 0.09 दैट इज़ कितना होता है बताओ? आपका होता है यार क्या किस चीज़ में मग्न हो भाई, ये सब क्या है? हाँ हाँ ठीक है चलो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.25 यानी कि 1 माइनस 0.25 0.25 विच इज़ 0.75, ये सी स्क्वायर यानी कि सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर में 0.75 और ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है ना आपको? दिखा ना? चलो, टू वेक्टर्स, तो ये जो अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा ये आपका है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का। तो दो वेक्टर्स आपके गिवन है, क्या गिवन है? दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, बोला है दो वेक्टर पैरेलल है। सुनो, पैरेलल वेक्टर के लिए मैंने क्या बोला था? पैरेलल वेक्टर के लिए मैंने ये बोला था कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए बताओ? डायरेक्शन क्या होना चाहिए बताओ? सेम। और बताओ मैंने क्या बोला था? और बताओ मैं क्या बोला था? मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? मे और मे नॉट बी सेम, 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 ठीक है क्या? उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। यानी कि जो ए वेक्टर है इसको मैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? मतलब क्या है बेसिकली? बेसिकली ये है कि इसका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, वो ए सेम भी हो सकता है। सेम कैसे हो सकता है? अगर लैम्डा का वैल्यू 1 हो जाए तो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी है, तो उस हिसाब से आप बात करिए। 2i कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस 2k कैप शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ के कैप। अरे के कैप था यार। इसका मतलब ये है, अब सुनो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों इक्वल होने चाहिए, याद रखिएगा। इसका मतलब जो 2 है वो इक्वल है किसके? लैम्डा के, यानी कि आई कैप दोनों तरफ जो x का कंपोनेंट इक्वल कर रहा हूँ, और लैम्डा किसके इक्वल है? माइनस जे माइनस एक्स के। इससे आंसर आ गया। पर फिर भी अगेन देखना, 2 किसके इक्वल है? 2 किसके इक्वल है? लैम्डा के, ठीक है। यानी कि जो माइनस एक्स है वो किसके इक्वल है? 2 के, यानी कि एक्स किसके इक्वल है? -2 के। यही चाहिए था, यही चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तीन वेक्टर है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब क्या है? एक प्लेन में। एक प्लेन में मतलब अगर मान लो एक वेक्टर में ऐसे लिखूं, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर को ऐड करके तीसरा वेक्टर अगर आए तो क्या ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं है? इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक ट्राइंगल है वो एक प्लेन में नहीं होता, हाँ होता है एक प्लेन में, एक ट्राइंगल एक प्लेन में होता है। तो आप सोच के देखिए वो एक बार कि ट्राइंगल एक प्लेन में होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या इसको ए वेक्टर बराबर m टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ सी वेक्टर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ तो क्या मैं नहीं लिख सकता 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 2k कैप बराबर m टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप प्लस n टाइम्स ऑफ 5i कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप। अब जो है इनको ऐड कर दो, किसको ऐड नहीं मतलब मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, एम आई कैप प्लस एम जे 2m जे कैप प्लस 2m के कैप प्लस 5n आई कैप प्लस yn जे कैप प्लस n के कैप, ठीक है। अब क्या करना है, जो m और जो आई कैप वाले, जे कैप वाले, के कैप, उनको एक साथ लाना है, मतलब x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट z कॉम्पोनेंट एक साथ लाना है। आई कैप वाला यहाँ पे क्या क्या है? ये दोनों है। तो मैं बोलूँगा कि 5n प्लस m आई कैप। फिर जे कैप की बात करूँ तो जे कैप में आपके पास ये वाला और ये वाला है, तो मैं बोलूँगा कि yn प्लस 2m जे कैप। 2m प्लस वाई एम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया ना। उसके बाद क्या मैं
क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ के कैप के जगह पे कि ये जो n है और के कैप में कितना है 2n है, तो n प्लस 2m, सॉरी 2m और n ये है, ठीक है, ये है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, माइनस 2 के कैप, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इसको, अब सिंपल बात है, अगर दोनों दो वेक्टर्स इक्वल है तो उनके एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट जेड कॉम्पोनेंट इक्वल होने चाहिए। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5n प्लस m बराबर बराबर 2। वैसे ही मैं लिख सकता हूँ yn प्लस 2m बराबर 2। वैसे ही मैं लिख सकता हूँ n प्लस 2m बराबर -2। इन तीनों को आप सॉल्व कर लीजिए और आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं आई गेस, ठीक है, तो आप सॉल्व इसको कर लीजिए, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। 3 इक्वेशंस मैंने दिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक। अब खुद कीजिए, कोई प्रॉब्लम हुआ कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर कमेंट हुआ मतलब जो भी डाउट्स आपके आएंगे उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगेन मैं स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभी जो क्वेश्चन करेंगे ये होंगे आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के, ठीक है। चलिए, बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी आर इक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल है तो कुछ भी मान सकते हैं कि ओ ए का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू ओ बी का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको कुछ भी मान सकते हैं, मैं के मान रहा हूँ, ठीक है, आर इक्वल है और के मैं मान रहा हूँ, ठीक है। बोला है डायरेक्शन बताओ ओ ए वेक्टर का प्लस ओ बी वेक्टर का माइनस ओ सी वेक्टर का, ओ ए वेक्टर का प्लस ओ बी वेक्टर का माइनस ओ सी वेक्टर का। चलिए बताते हैं, कॉम्पोनेंट्स का यूज़ करके बताते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट की बात हम लोग इस वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक है। एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट की बात करने वाले। चलिए तो एक्स कॉम्पोनेंट अगर बात करूँ, एक्स कॉम्पोनेंट सिर्फ कॉम लिख रहा हूँ ऑफ ओ ए वेक्टर क्या होगा बताओ, ये होगा के टाइम्स ऑफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड है के कॉस 30 डिग्री विच इज बेसिकली √3/2 के। वैसे ही अगर मुझे एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ अगर मुझे निकालना हो क्या ओ बी वेक्टर, तो मैं क्या बोलूँगा के कॉस 60 डिग्री। समझ में आ रहा है ना क्या कैसे कर रहा हूँ, के कॉस 30 डिग्री के। तो ओ ए का क्या वो है एक्स कॉम्पोनेंट, मैंने क्या बोला था कि जिस तरफ थीटा है उस तरफ जो कॉम्पोनेंट है वो कॉस थीटा, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए तो 60 यानी कि क्या हो जाएगा के बाई क्या हो जाएगा 2, सामने लिख देता हूँ, के बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ अगर मैं लिखूँ ओ सी वेक्टर का तो मैं लिख सकता हूँ के कॉस कितना, के कॉस, सुनो इसमें दो तीन बातें। अगर तुम्हें एक्स कॉम्पोनेंट मतलब पॉजिटिव एक्स के साथ कॉम्पोनेंट लेना है तो पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल लेना होगा, लेकिन और एक तरीका उसको करने का है कि आप नेगेटिव एक्स के साथ एंगल लीजिए, मतलब कंपोनेंट लीजिए और उसको नेगेटिव कर दीजिए। दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले ये अगर एंगल लेंगे तो ये टोटल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री, ठीक है। कॉस क्या हो जाएगा 135 डिग्री, और कॉस 135 डिग्री होता है माइनस क्या होता है, माइनस होता है 1/√2, तो ये, या तो और एक तरीका क्या था कि आपने cos 45 डिग्री लिया होता, इस तरफ आता, उसको आपने नेगेटिव कर दिया, यानी कि इस तरह अगर x के अलोंग ही चाहिए, मतलब पॉजिटिव x के अलोंग ही चाहिए तो आपने नेगेटिव कर दिया होता तो भी यही आंसर आता। उससे आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो अगर मैं जो हमें चाहिए उसका मैं टोटल x कॉम्पोनेंट लिखना चाहूँ, x कॉम्पोनेंट ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा बताओ, के √3/2 यानी कि √3/2 के प्लस क्या होगा बताओ k/2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस k/√2। इज इट क्लियर? तो क्या मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता कि k/2 तो हर जगह है, तो √3 + 1 + √2,
अब वैसे ही सेम तरीके से अगर मुझे y कंपोनेंट निकालना हो, y कंपोनेंट निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, y कंपोनेंट ऑफ OA, y कंपोनेंट ऑफ OA क्या हो जाएगा, k cos 60 डिग्री विच इज अगेन k बाई 2। y कंपोनेंट ऑफ OB क्या हो जाएगा बताओ, वही सेम जो मैंने बताया उस हिसाब से अगर मैं करूं cos 150 डिग्री विच इज बेसिकली -√3/2 दैट इज k√3/2 नेगेटिव साइन। वैसे ही y कंपोनेंट ऑफ OC वेक्टर तो मैं क्या लिखूंगा, k cos 45 डिग्री, 45 डिग्री है क्या, हाँ 45 डिग्री सेम एंगल है, 45 डिग्री सेम एंगल। चलिए ये हो जाएगा आपका क्या बताओ, k बाई √2, ठीक है। चलिए तो y कंपोनेंट ऑफ OA प्लस OB माइनस OC क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, k बाई 2 प्लस नेगेटिव ऑफ k√3/2 माइनस k बाई √2, यानी कि k को कॉमन लूंगा, k बाई 2 को कॉमन लूंगा तो 1 माइनस √3 माइनस √2। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या गया था फाइंड द डायरेक्शन, यानी कि हम अगर इसको x एक्सिस से एंगल निकाल दे, x एक्सिस से अगर इसका एंगल निकाल दे, अच्छा x एक्सिस से एंगल निकाल दे, कॉन्सेप्ट क्या होगा बताओ, x एक्सिस से एंगल निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं एक tan थीटा निकाल सकता हूँ, इसका tan थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा निकालूंगा। देखो क्या बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मुझे किसी चीज़ का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट पता है, x कंपोनेंट और मुझे y कंपोनेंट पता है, तो tan थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा, परपेंडिकुलर मतलब ये y कंपोनेंट आएगा डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट आ जाएगा, तो y कंपोनेंट भी अपने पास है, x कंपोनेंट भी अपने पास है, तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा हम निकाल सकते हैं, तो tan थीटा अगर हम निकाले तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट, y कंपोनेंट क्या है k बाई 2 क्या है 1 माइनस √3 माइनस क्या होगा √2, और x कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट k बाई 2 कुछ तो था, x कंपोनेंट k बाई 2 कुछ तो था, √3 प्लस 1 प्लस √2, ठीक है, √3 प्लस 1 प्लस √2, √3 प्लस 1 प्लस √2, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे आप लिख दीजिएगा और यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अच्छा लगा ना सवाल, अच्छा लगा ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई कीजिए फिर बताता हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ, आपने ट्राई कर लिया होगा। तो क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भी कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, ये जो 5 है इसका हम लेंगे x कंपोनेंट यहाँ से यहाँ, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ बात करूँ तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या आ जाएगा बताओ, ये लेंथ 5 का cos 37 डिग्री आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 दैट इज 4, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है वो 4 आ जाएगा। अब बताइए इसका y कंपोनेंट क्या आ जाएगा बताओ, y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अब करके देखिए 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x में क्या क्या बन रहा है, ये बना, फिर ये जो 3 है इसको अगर मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लाऊँ तो आगे ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं x में कितना क्या क्या बना, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, यानी कि x में जो बना वो बना 3 + 4 दैट इज 7, और y में जो बना वो क्या बना, पहले यहाँ से 3 मिला और यहाँ से 2 यानी कि 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, इन दोनों को ऐड करना काफ़ी सिंपल है, चाहे तुम पाइथागोरस यूज़ करो, चाहे तुम जो फॉर्मूला मैंने तुमको दिया यूज़ करो, यानी कि रूट ओवर में कुछ 5 स्क्वायर प्लस कुछ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ क्या, आंसर जो आता है वो कहीं ना कहीं 8.6 के आसपास आपका आ जाएगा, और यही तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। इवन अगर इन दोनों के बीच में आपको थीटा निकालना है, निकाल सकते हो यार, 5/7 tan थीटा का वैल्यू, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/7, ठीक है क्या, इज इट क्लियर। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत फेमस क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC शोन इन द फिगर, रेडियस जिसका r है, इसका रिजल्टेंट बताना है, रेडियस गिवन है, रेडियस बेसिकली
गिवन है, रेडियस गिवन है, मतलब ओ सी ओ बी और ओ ए सबका आपका मैग्नीट्यूड गिवन है जो कि इक्वल है, जो कि इक्वल है। क्या बोला मैंने कि ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड और ओ सी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, जो कि जिसका वैल्यू जो कि है आर। ठीक है क्या? चलो, तो इसको भी कंपोनेंट लेते हैं। बताओ ए और सी को अगर मैं कंपोनेंट लूँ इस तरफ, मतलब बी के तरफ, या फिर ऐसे भी अगर तुम दो तरीके से सोच सकते हो कि ए जो ओ ए और ओ सी जो वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ओ सी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ओ बी वेक्टर के तरफ एक वेक्टर आएगा, ओ वी वेक्टर के तरफ एक वेक्टर आएगा। क्या मैं क्लियर हूँ? तो डायरेक्शन होगा बेसिकली ओ ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर को ऐड करते हुए वो ओ ए मतलब ओ वी वेक्टर की तरफ आएगा। लेकिन उसको निकालेंगे कैसे, चलो कंपोनेंट से निकाल के सिखाता हूँ तुमको। ठीक है, कंपोनेंट से निकाल के सिखाता हूँ। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उससे भी निकाल सकते हो, पर कंपोनेंट से निकालना सिखाता हूँ। ओ ए का कंपोनेंट बी की तरफ क्या है, ओ बी की तरफ क्या आएगा बताओ, ओ ए का कंपोनेंट ओ बी की तरफ क्या आएगा बताओ, ओ ए का कंपोनेंट ओ बी की तरफ क्या आएगा। तो मैं बोलूंगा कि आर साइन या कॉस जो भी आप बोले, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, प्लस 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 ओसी का कंपोनेंट बताओ, ओसी का कंपोनेंट ओबी की तरफ बताओ, अगेन आर कॉस 45 डिग्री, यानी कि आर 2r cos 45 डिग्री, यानी कि 2r cos 45 डिग्री, विच इज बेसिकली इक्वल टू कितना बताओ, √2 टाइम्स ऑफ आर, √2 टाइम्स ऑफ आर। और इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ ओबी, ओबी की तरफ है ये, ओबी के तरफ है ये, ओबी की तरफ है। अगर ओबी की तरफ है, ओबी का खुद का मैग्नीट्यूड है आर, और हमें ओबी की तरफ और दो वेक्टर्स को ऐड करके मिला है √2 टाइम्स ऑफ आर, यानी कि जो कंप्लीट हम रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम तीनों को ऐड करते हैं जो हमको मिलना चाहिए आर प्लस √2 टाइम्स ऑफ आर, विच इज नथिंग बट, आर को अगर कॉमन ले, अगर आर को कॉमन ले तो 1 प्लस √2, क्या सही है ये आंसर? बिल्कुल। और इसका डायरेक्शन क्या है, ओबी के तरफ, डायरेक्शन क्या है, अलोंग ओबी वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन वो क्या है, अलोंग ओबी वेक्टर। और फॉर्म मतलब आंसर क्या है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कंपोनेंट से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको सही लगे होंगे। आप खुद जो भी मैंने होमवर्क दिया सब प्रैक्टिस, मतलब आप प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का मैंने हिंट देके छोड़ा है, उनको आप खुद से करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको जितना हो सके मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। ओके, तो अभी पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, एक चीज़ लेता हूँ, ठीक है, एक केस लेता हूँ, उससे सब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है पोजीशन वेक्टर, होता क्या है वो बताता हूँ पहले। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या है, बेसिकली ना अगर आपको एक चीज़ का पोजीशन जानना है, ठीक है, एक एक पर्टिकुलर पोजीशन तुमको जानना है, तो उस पोजीशन को जानने के लिए, ठीक है, तुमको और एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। बेसिकली हम ये बोलेंगे कि अगर इस पोजीशन के बारे में मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगा कि ये उस रेफरेंस पॉइंट से इतना दूर है या उस रेफरेंस पॉइंट से उतना दूर है। ठीक है, तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, जैसे एक पर्टिकुलर पोजीशन, अगर एग्जैक्ट पोजीशन तुमको बताना है तो तुमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ, एक केस लूँगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, पर एक केस लेके सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। चलो, एक मान लेता हूँ यहाँ पे B है, एक मान लेता हूँ यहाँ पे A है। ठीक है, A और B है। ठीक है, चलो, तो अगर मैं ए वेक्टर लिखूं तो मैं बोलूँगा, ए वेक्टर अगर लिखूं तो मैं बोलूँगा A आपका क्या, आई कैप, सॉरी AX आई कैप प्लस AY
जे कैप। बी अगर मैं लिखूंगा, अभी मैंने बताया आपको, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ये दो चीज़ें हैं, ऐसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा मैं। अब कुछ ऐसा होगा, देखिए, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ यूज़ करूं, ट्राइंगल लॉ यूज़ करूं, और पहले मैं ये वाला चीज़ देखूं, ये तो आपके पास था, ये तो आपके पास था ए वेक्टर, ये तो आपके पास था वी वेक्टर, और इसको मैं कुछ वेक्टर अगर एक्स वेक्टर मान लूँ, एक्स वेक्टर अगर मैं मान लूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सॉरी, बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, वी प्लस वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ट्राइंगल लॉ से। तो जो एक्स वेक्टर निकाल सकता हूँ वो निकाल सकता हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये जो चीज़ है, आप यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या मिला हम, मुझे x का वैल्यू क्या मिला, a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब हम डिफाइन करते हैं चीज़ों को। ये जो b पॉइंट पे ये जो v वेक्टर हमने लिखा, इस पॉइंट पे जो मैंने वेक्टर लिखा यहाँ पे, b वेक्टर जो इस पॉइंट पे मैंने लिखा, विच इज़ b एक्स आई कैप प्लस b वाई जे कैप, जो ये मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये है b का पोजीशन वेक्टर, ये है b का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन। इन जनरल हम जब पोजीशन वेक्टर लिखेंगे क्या लिखेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ए का क्या लिखे हैं, ये वाला यहां पे जो लिखे हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब बताओ, मतलब ये फाइनल पोजीशन दैट इज ए और इनिशियल पोजीशन दैट इज बी, दैट इज दिस एक्स वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये सब चीजें हटा देता हूं। तो ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू अगर बी लिखूं तो भी ये लिख सकता हूं, या फिर इस चीज को मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकता हूं। पोजीशन वेक्टर क्या है, बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, उस रेफरेंस पॉइंट को लो, ठीक है, ये वेक्टर माइनस और रेफरेंस वेक्टर करो। अच्छा, ए माइनस बी अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी अगर मेरे को करना है तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स माइनस बी वाई, बी एक्स अभी मैंने सिखाया तुमको, प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप। ठीक है, ऐसे में लिखूंगा। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए जो कि डायरेक्शन, मतलब जो कि डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच में, मतलब डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली, है ना। तो कैसे निकालोगे, ए माइनस बी निकालो यार, बिल्कुल सिंपल है यार, सिखाया मैंने तुमको। तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर और ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, इतना ही इस लेक्चर के लिए।